हेलो फ्रेंड्स। फोटो केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर्स में देख चुके हैं पूरा फोटो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन वगैरह, उसके रिलेटेड जो लॉज है वो भी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम यील्ड, यानी एक्सपेरिमेंटली अगर हमको क्वांटम यील्ड निकालनी है तो वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टू डिटरमाइन द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दो पैरामीटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको डिटरमाइन करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स इन अ गिवन टाइम। देखिए, हमको चेक करना है क्वांटम यील्ड क्या है। क्वांटम यील्ड मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्वांटम इफिशियंसी। इफिशियंसी चेक करने के लिए हमको दो चीजें आवश्यक है। एक तो कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट हुए, और दूसरा कितने नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स वहां पर रेडिएशन के एब्जॉर्ब हुए। यानी दो चीजें हमको यहाँ पर गिवन टाइम में कितना मॉलिक्यूल जो है सब्सटेंस का वो रिएक्ट हुए हैं और कितना लाइट वहां पर एब्जॉर्ब हुआ। ये दो चीजें अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको आसानी से क्वांटम यील्ड पता चलती है। तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है बहुत इजी है इस केस में। देखिए, सबसे पहले हम लोग सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग एक लाइन में लाने के लिए लेंस का इस्तेमाल करेंगे। जो यहाँ पर बी दिख रहा है आपको, दैट इज नथिंग बट अ लेंस, जो लाइट को एक लाइन में लाने का काम करेगी। उसके बाद एक मोनोक्रोमेटर लगेगा। वहां पर मोनोक्रोमेटर का काम एक ही है, अनवांटेड रेडिएशन को कैंसिल करना और सिर्फ डिजायर्ड रेडिएशन को आगे भेजना। तो मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट को आगे पास करेगा। और जो एक्स्ट्रा आजू बाजू में लाइट निकलता है उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर स्लिट लगाई गई है। अब स्लिट से पास होते हुए जो लाइट है वो लाइट अभी रिएक्शन सेल में जाएगा, और रिएक्शन सेल में जाने के बाद कुछ ना कुछ लाइट जो वो रिएक्शन सेल है वो रिएक्शन सेल एब्जॉर्ब कर लेगी। उसका टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने थर्मोस्टेट लगाया है। और जो बाहर निकलने वाला लाइट है वो बाहर निकलने वाला लाइट रिकॉर्डर मेजर करेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, कुछ ना कुछ लाइट यहाँ पर सेल एब्जॉर्ब कर लेगा और कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है वो करने का काम वो रिकॉर्डर करेगा। तो देखिए, लाइट सोर्स हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं, सनलाइट यूज कर सकते हैं, आर्क लैंप यूज कर सकते हैं, मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज कर सकते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, टंगस्टन लैंप। ये इस तरीके के ढेर सारे जो लाइट्स सोर्सेस है वो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मर्क्यूरी वेपर लैंप जो है वो बेस्ट सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का। अगर हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चाहिए तो मर्क्यूरी वेपर लैंप यूज करेंगे, और अगर हमको विजिबल लाइट यूज करना है तो हम यूज करेंगे टंगस्टन लैंप। देखिए, मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर का काम है डिजायर्ड वेवलेंथ को आइसोलेट करना। इसकी वजह से जो है एनर्जी का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और जो कलर है फिल्टर का वो सफिशिएंट है फॉर दिस, सॉरी, कलर फिल्टर जो है, कलर फिल्टर इस काम के लिए बहुत बेस्ट होता है। अभी कलर फिल्टर क्या रहेगा, कलर फिल्टर इज नथिंग बट अ कलर्ड ग्लास। रेड कलर का पकड़ के चलिए, ग्रीन का या फिर ब्लू कलर का हम लोग ग्लास यूज करेंगे तो वही ग्लास जो है उसके बाहर निकलने वाला लाइट उसी कलर का हो जाता है। उसको हम लोग बोल सकते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अभी देखते हैं रिएक्शन सेल क्या होता है। देखिए, रिएक्शन सेल जनरली मेड होगा ग्लास का या फिर क्वार्ट्ज का। अभी दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, उनमें तो प्लेन विंडोज रहेगी, ऑप्टिकली प्लेन मतलब उसमें से लाइट अच्छे तरीके से पास हो सके। अगर विजिबल लाइट हम लोग यूज कर सकते हैं तो रिएक्शन सेल को, तो सारे के सारे जो पार्ट्स है वो ग्लास के बनाएंगे। और अगर अल्ट्रावायलेट यूज कर रहे हैं लाइट हम लोग, तो जो ऑप्टिकल पार्ट्स है जिसमें लाइट पास होना है वो हम लोग क्वार्ट्ज के यूज करेंगे। क्यों क्वार्ट्ज के, क्योंकि जो ग्लास है, ग्लास अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर हमको विजिबल लाइट यूज करना है तो ग्लास यूज करेंगे, अल्ट्रावायलेट यूज करना है तो हम लोग ग्लास यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लास क्या करता है, अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्वार्ट्ज। फॉर सॉल्यूशंस द रिएक्शन सेल इज प्रोवाइडेड विद स्टरर। देखिए, अगर हम लोग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं तो उसको स्टरिंग की भी आवश्यकता होगी, तो स्टरर के साथ उसको प्रोवाइड किया जाता है। एक्चुअल डिजाइन जो है सेल का वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप की रिएक्शन वहां पर लगाना चाहते हो। अभी देखते हैं डिटेक्टर। देखिए, डिटेक्टर का जो काम है वो काम है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करना जो रिएक्शन सेल के बाहर निकल रही है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जो रिएक्शन सेल के बाहर लाइट निकलेगा उसकी इंटेंसिटी को मेजर करना ही डिटेक्टर का काम होता है। जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी मेजर होती है सबसे पहले एम्प्टी सेल के साथ, क्योंकि एम्प्टी सेल कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्ब होता है एम्प्टी सेल में वो गिन लेंगे हम लोग, और उसके बाद उसमें रिएक्शन मिक्सर डाल देंगे। और दोनों का जो डिफरेंस है, एक बार हम लोगों ने एम्प्टी सेल के साथ लाइट मेजर कर लिया, उसके बाद रिएक्शन मिक्सचर डाल के मेजर कर लिया, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। अब ये जो डिफरेंस है दोनों रीडिंग्स के बीच का, वो हमको बताता है अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी वहां पर एब्जॉर्ब हुई है। और जो कॉमनली यूज डिटेक्टर है वो है रेडियो माइक्रोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, थर्मोपाइल या फिर केमिकल एक्टिनोमीटर। ये चार नाम आपको याद रखने हैं, रेडियो माइक्रोमीटर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, थर्मोपाइल और केमिकल एक्टिनोमीटर। अभी जो केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट बहुत ज्यादा है for measuring the number of Einstein's absorbed. In this device, a standard photochemical reaction is used
टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब। इसका मतलब इसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज करते हैं जिससे हम लोग एस्टिमेट जो है एनर्जी ऑफ रेडिएशन का कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो एस्टिमेट निकाल सकते हैं। वन ऑफ द एक्टिनोमीटर विच इज कॉमनली यूज्ड इज यूरेनिल ऑक्सैलेट एक्टिनोमीटर। देखिए एग्जांपल याद रखना है आपको। जो एक्टिनोमीटर हम लोग यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली वो है यूरेनिल ऑक्सैलेट एक्टिनोमीटर। इसमें क्या होता है 0.05 मोलर का ऑक्सैलिक एसिड मिक्स करके रखेंगे हम लोग 0.01 मोलर ऑफ यूरेनिल सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। और उसके बाद जो है इसमें सेंसिटिव द लेटर सर्व्स टू द सेंसिटिव द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड ऑन एक्सपोजर ऑन वायोलेट और अल्ट्रावायोलेट लाइट। अभी इसमें क्या होता है अगर ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है इसके ऊपर अगर लाइट गिरता है वायोलेट या फिर अल्ट्रावायोलेट रीजन का तो वो जो ऑक्जेलिक एसिड है ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। जो वेवलेंथ है इसके उसके जो रेंज है वो रेंज चाहिए होती है इसमें 2540 एंगस्ट्रॉम से लेके 4350 एंगस्ट्रॉम के बीच में। जो एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन है ऑक्जेलिक एसिड का वो हम लोग एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग उसको डिटरमाइन कर लेंगे उसको टाइट्रेट करके अगेंस्ट स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अब ये जो एजम्पशन है ये ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग कि जो अमाउंट ऑफ डिकम्पोजिशन है ये प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर। इसका मतलब अभी ये जो लाइट इसमें से पास हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड वाले सॉल्यूशन से उसका जो डिकम्पोजिशन है वो डिकम्पोजिशन इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और दूसरा होता है कितने देर तक हमने उसको लाइट भेजा है। द apparatus इज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इट इज therefore possible to calculate the amount of energy of light radiation of given wavelengths absorbed in the case of photochemical reaction। अब ये जो केमिकल एक्टोमीटर हम लोग देख रहे हैं इससे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि हम लोग उसको आसानी से जो है वहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन में कितनी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो पता कर सके। जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन यानी बिफोर पासिंग द लाइट और आफ्टर पासिंग द लाइट दोनों केसेस में हम लोग मेजर करते हैं। जो डिकम्पोजिशन है ऑक्जेलिक एसिड का वो फॉलोइंग तरीके से दिया गया है इसको आप रीड कर सकते हो आसानी से। अभी देखते हैं इसमें प्रोसीजर कौन सी फॉलो होती है। देखिए पहले जो है रिएक्शन सेल को हम लोग एम्प्टी रखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर से लाइट जो है वो लाइट पास होगा। और अगर रिएक्शन मिक्सचर है सॉल्यूशन में तो जो सेल है वो सेल को हम लोग फिल करेंगे प्योर सॉल्वेंट में। देखिए डिफरेंस क्या है। पहले तो रिएक्शन सेल को हमको एम्प्टी रखना है और उसके ऊपर उसके अंदर से लाइट पास करनी है। लेकिन अगर रिएक्शन मिक्सचर हमारा सॉल्यूशन है तो हम लोग सेल को एम्प्टी नहीं रख सकते हम सेल को फिल करेंगे प्योर सॉल्वेंट से क्योंकि उसमें भी हमको लाइट चेक करना है कि प्योर सॉल्वेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो सेल है उसको फिल करेंगे रिएक्शन मिक्सचर के साथ और उसके बाद उसके ऊपर हम लोग लाइट पास करेंगे फिक्स टाइम के लिए नॉन टाइम के लिए। जो इंटेंसिटी है लाइट की आफ्टर पासिंग थ्रू द रिएक्शन मिक्सचर उसको हम लोग फिर से मेजर कर लेंगे। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बिफोर द रिएक्शन मिक्सचर एंड आफ्टर द रिएक्शन मिक्सचर उससे हमको पता चल जाएगा कि वहां पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है बाय द रिएक्शन सिस्टम। द नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन द सेम टाइम कैन बी डिटरमाइंड बाय सुटेबल एनालिटिकल टेक्निक। अभी देखिए सुटेबल एनालिटिकल टेक्निक का मतलब क्या है हमको वहां पर कितने रिएक्शन मिक्सचर के जो मोल्स है वो रिएक्ट हुए वो पता करने हैं। वो हम लोग सिंपल टाइट्रेशन से या किसी भी दूसरे मेथड से हम लोग एनालिटिकल टेक्निक से उसको मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है हमको इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्शन मिक्सचर के वो पता चल जाएंगे। इससे हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां पर ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी लाइट भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब जो वैल्यूज है नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड एंड नंबर ऑफ आइंस्टाइन्स एब्जॉर्ब तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्वांटम यील्ड मेजर करने का। अभी हम लोग थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे स्पिन स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल। अभी ये क्या होता है तो देखते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन के हमको स्पिन पता है एक तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। इसी के ऊपर मॉलिक्यूल की स्पिन स्टेट डिपेंड करती है। देखते हैं कैसे। देखिए ग्राउंड स्टेट में जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है मॉलिक्यूल के ये पेयर अप हो जाते हैं। इसका मतलब जो टोटल स्पिन होगा मॉलिक्यूल का वो हो जाएगा यस इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर आपको यस देखना है यस इज कैपिटल यस नॉट स्मॉल क्योंकि स्मॉल यस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हमको टोटल स्पिन निकालना है मॉलिक्यूल का तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग कैपिटल यस इस्तेमाल करेंगे तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। मल्टीप्लिसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है यम इज इक्वल टू 2s+1। ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। लेकिन ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा जो मल्टीप्लिसिटी है वो वन हो जाएगी क्यों क्योंकि यस की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है। 2s+1 मतलब हो जाएगा 2 × 0+1 तो यम की वैल्यू हो जाएगी वन तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिसिटी इज वन फॉर ग्राउंड स्टेट एंड सो इट इज कॉल्ड एज अ सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। अभी सिंगलेट क्यों बोला गया क्योंकि वैल्यू आई है वन।
इसीलिए। और डिनोट करेंगे यस जीरो से, क्योंकि यहाँ पर यस की वैल्यू कितनी थी, जीरो। व्हेन इलेक्ट्रॉन excites to higher energy level it may retain its spin और may change the spin। देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हायर एनर्जी लेवल पे, तो उसका स्पिन जो है एज इट इज रह सकता है, या फिर वो खुद का स्पिन जो है वो चेंज कर सकता है। इफ द स्पिन इज सेम एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट, देखिए अगर वो स्पिन ग्राउंड स्टेट जैसा ही है, तो टोटल स्पिन हो जाएगा यस इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देख चुका है ऑलरेडी, वो पेयरिंग जैसी कंडीशन होगी, क्योंकि उसने खुद का स्पिन चेंज नहीं किया है, तो एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देंगे और मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी यम इज इक्वल टू वन। तो ये एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट नहीं है, तो ये भी हो गई सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको यस वन से। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खुद का स्पिन चेंज करता है, तो यहाँ पर टोटल स्पिन यस इज इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, यस इज इक्वल टू हो जाएगा वन। अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग यम इज इक्वल टू टू एस प्लस वन, तो ये हो जाएगा थ्री। मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू थ्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगलेट नहीं, अभी यहाँ पर वैल्यू आई है थ्री, तो इट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। लेकिन कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड, तो इसको बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा, टी वन से। टी मतलब होता है ट्रिपलेट, यस मतलब होता है सिंगलेट। लेकिन एक्साइटेड के लिए हम लोग वन दिखाते हैं और ग्राउंड के लिए दिखाते हैं जीरो। तो इसलिए अगर ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट रहेगी, तो यस इज इक्वल टू जीरो। लेकिन एक्साइटेड में दो पॉसिबिलिटीज, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट तो यस वन, और अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है तो T1। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इज लोअर देन द सिंगलेट स्टेट। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ट्रिपलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो सिंगलेट से कम होती है, दैट इज ट्रिपलेट स्टेट इज मोर स्टेबल। अभी ऐसा क्यों? जिस स्टेट की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी, जिस स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी वो थोड़ी कम स्टेबल होगी। यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट की एनर्जी कम है, सिंगलेट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ट्रिपलेट स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी than singlet state. The first, second, third singlet states are represented as S1, S2, S3, etc., while the corresponding triplet states are represented as T1, T2, T3, etc. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सिंगलेट में क्या हुआ है, ग्राउंड स्टेट है, दोनों के स्पिन देखिए अपोजिट है, तो टोटल यस हो गया जीरो, मल्टीप्लिसिटी हो गई वन। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया लेकिन उसने खुद का स्पिन चेंज नहीं किया है, फिर भी यस की वैल्यू जीरो हो गई, मल्टीप्लिसिटी वन हो गई। लेकिन अगर ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन खुद की स्पिन चेंज करता है, तो इस केस में यस की वैल्यू वन हो गई, एम की वैल्यू हो गई थ्री। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं जेवलॉन्स की डायग्राम। ये थोड़ा सा आपको जो डायग्राम है, डायग्राम अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोकेमिस्ट्री के लिए। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि लाइट एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम इज यूज्ड अप इन ब्रिंगिंग अप अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो भी लाइट किसी सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है उसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। बट एब्जॉर्ब लाइट में नॉट नेसेसरीली ब्रिंग अबाउट अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ है वो हमेशा ही फोटोकेमिकल रिएक्शन को कैरी आउट कर सके, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे अदर फिनोमेनन भी हो सकते हैं। तो जो वेरियस फिनोमेनन हो सकते हैं उसमें एक्साइटेड मॉलिक्यूल के द्वारा वो जेवलॉन्स के डायग्राम में दिखाया गया है। आप लोग यहाँ पर जेवलॉन्स के डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिखाया गया देखिए, ये ग्राउंड स्टेट है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि यहाँ पर यस लिखा है। सबसे लोवेस्ट वाली यस वन हो गई, उससे ज्यादा यस टू, उससे ज्यादा एनर्जी यस थ्री। लेकिन ये सिंगलेट में जो है इलेक्ट्रॉन खुद का स्पिन चेंज करके ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो सकता है, तो यस वन वाला टी वन में चला जाएगा, यस टू वाला टी टू में चला जाएगा, यस थ्री वाला टी थ्री में चला जाएगा। तो जब ये ऐसे यस का कन्वर्शन टी में होगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। देखिए डिफरेंस, यस से लेके अगर टी में चला गया तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। लेकिन अगर यस थ्री वाले ने खुद की एनर्जी कम की तो यस टू में आएगा, यस टू वाला खुद की एनर्जी कम करेगा तो वो हो जाएगा यस वन। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल कन्वर्शन। ये नाम आपको याद रखने हैं, यस से अगर यस में जाता है तो इंटरनल कन्वर्शन, यस से अगर टी में जाता है तो दैट इज कॉल्ड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। लेकिन अगर वो यस वन से नीचे आता है यानी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वो लाइट इमिट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। लेकिन यहाँ पर देखिए उसका टाइम पास बहुत ज्यादा हुआ है। अगर वो सिंगलेट से सिंगलेट में ही जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रिपलेट में जाएगा तो देखिए कैसा टाइम लगेगा, पहले एक्साइटेड होगा, उसके बाद ट्रिपलेट में जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। इसका मतलब वहां पर उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो फॉस्फोरस मतलब थोड़ा डिले हो जाएगा, फ्लोरेसेंस थोड़ा आपको जल्दी दिख जाएगा।
तो देखिए, आफ्टर एक्साइटेशन द मॉलिक्यूल रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड स्टेट। जब भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा तो वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स, जो हम लोगों ने नीचे बताया। सबसे पहला है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। अब ये क्या होता है देखते हैं। नॉन रेडिएटिव नाम में दिख रहा है, यहाँ पर रेडिएशन बाहर नहीं निकलते हैं। द ट्रांजिशंस विच डू नॉट लीड टू इमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन आर कॉल्ड एज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप कौन सा है देखिए। इफ मॉलिक्यूल्स लूजेस सम ऑफ इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड हायर सिंगलेट स्टेट टू लोअर सिंगलेट स्टेट। देखिए, यस टू यस जो ट्रांजिशन हुआ था, ये होता है नॉन रेडिएटिव। इसमें क्या होता है देखिए, ये यस थ्री से लेके यस टू जाएगा या यस टू से लेके यस वन जाएगा। इट इज कॉल्ड एज इंटरनल कन्वर्शन। इसके लिए जो टाइम लगता है वो होता है 10⁻⁻11 सेकंड्स। सिंस द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट इज नॉन रेडिएटिव और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये पहला ट्रांजिशन हो गया, यस से लेके यस में होने वाला। दूसरा है यस से लेके टी में होने वाला। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स स्पिन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये प्रोसेस कौन सा है, यस से लेके टी में जाने वाला, दैट इज कॉल्ड एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इन दिस केस मॉलिक्यूल कम्स फ्रॉम यस टू टू टी टू या फिर यस थ्री से लेके टी थ्री में जाएगा। तो जो ट्रांजिशन है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन है, इसीलिए ये बहुत स्लो रेट्स में होते हैं, क्योंकि ये अलाउ नहीं होते हैं। अभी ये हो गया नॉन रेडिएटिव। अभी देखते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन, जो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। अगर यस वन से वो ग्राउंड स्टेट यस जीरो में आता है या फिर टी वन से भी अगर ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये जो दो टाइप के ट्रांजिशन बचते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। देखिए, द ट्रांजिशंस विच लीड टू इमिशन ऑफ लाइट रेडिएशन आर कॉल्ड एज रेडिएटिव ट्रांजिशन। यानी ऐसे रेडिएशंस, सॉरी ऐसे ट्रांजिशंस जिसमें लाइट रेडिएशन का इमिशन होता है, इनको हम लोग बोलते हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में आता है फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, यानी कि S1 से लेके S0, तो इसमें जो इमिशन होगा रेडिएशन का, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अभी ये जो ट्रांजिशन है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली अलाउड होता है, इसलिए बहुत कम टाइम में होता है, दैट इज 10⁻⁻8 सेकंड्स में। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट में आता है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से, मतलब T1 टू S0, देखिए यहाँ पर S1 टू S0 था, ये T1 टू S0 है, तो इससे जो इमिशन होता है रेडिएशन का, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। दिस ट्रांजिशन इज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन, इसीलिए इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वर्शन ऑफ स्पिन होता है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, दैट इज 10⁻³ सेकंड्स। अभी दोनों के दोनों जो है, देखिए यहाँ पर नाम में क्या फर्क है। ऊपर जो देखा था हम लोगों ने, दैट इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। यहाँ पर जो हुआ है वो होता है फॉस्फोरेसेंस। अभी दोनों के दोनों जो है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये लो फ्रीक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें कुछ जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में जो है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन में लूज हो जाती है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल पर गिरने वाला रेडिएशन ज्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा, और फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस जो बाहर निकलेगा वो कम फ्रीक्वेंसी वाला होगा। अभी हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस। देखिए, इन सम केसेस नन ऑफ द अबव ट्रांजिशन टेक्स प्लेस आफ्टर द एक्साइटेशन। कुछ केसेस में क्या होता है, ना रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं ना नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। सिंस द सिंगलेट स्टेट रिटर्न्स क्विक बैक टू ग्राउंड स्टेट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मोर इन ट्रिपलेट स्टेट। देखिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। रिएक्शन होने के लिए जो मॉलिक्यूल है आपका, वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक रहना आवश्यक है, और वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जल्दी ग्राउंड स्टेट में आता है। इसका मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके होने के चांसेस ट्रिपलेट स्टेट में ज्यादा होते हैं। हेंस मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब मैक्सिमम जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगे वो सिंगलेट से ज्यादा ट्रिपलेट स्टेट में होंगे। अभी हम लोग देखते हैं फॉस्फोरेसेंस क्या होता है। देखिए, जब भी कोई बीम ऑफ रेडिएशन हम लोग गिराएंगे ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस, तो उसमें से विजिबल रेडिएशन बाहर निकलेगा इंस्टेंटेनियसली, यानी इमीडिएटली। तो उस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ये S1 टू S0। इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिए फॉर एग्जांपल, दिस फिनोमेनन इज इंस्टेंटेनियस, इमीडिएटली स्टार्ट होता है, एंड स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा, डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्लोरेसेंस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। इसका मतलब कौन सा कलर का लाइट फ्लोरेसेंस में बाहर निकलेगा वो प्योरली उस सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्सटेंट ऑफ फ्लोरेसेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अनायंस इन द सॉल्यूशन। कितना फ्लोरेसेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट कौन सा यूज किया गया है और उसमें कौन से टाइप के अनायंस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है।
इट इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। देखिए दोनों टाइप के सब्सटेंसेस दिखाते हैं इसमें, लिक्विड भी शो करेंगे फ्लोरोसेंस फॉस्फोर और सॉलिड भी शो करेंगे। एज सुन एज द इंसिडेंट रेडिएशन इज कट ऑफ फ्लोरोसेंस इज स्टॉप। जैसे ही आप उसके ऊपर गिरने वाला रेडिएशन स्टॉप करते हो, कट करते हो, इमीजिएटली ये जो फ्लोरोसेंस है वो कट हो जाता है। इसे टोटल 5 प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्पल देखिए, जो क्लोरोफिल का सॉल्यूशन है वो रेड कलर का फ्लोरोसेंस दिखाता है जब उसके ऊपर हम लोग, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन होता है और अगर हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो उसमें से रेड कलर का लाइट बाहर निकलता है फ्लोरोसेंस की वजह से। अगर आप कभी इवनिंग में बाहर गए हो, वहां पर अगर कोई ब्लू लाइट आपके सिर के ऊपर गिरता है तो आपने देखा होगा वो बाल जो है शाइन करने लगते हैं, ब्लू कलर का लाइट उसमें से बाहर निकलता है। तो जो सेम फिनोमेनन जो है टीथ, हेयर और स्किन दिखाते हैं ब्लू कलर के लाइट के प्रेजेंस में। फ्लोरेसिन जो है वो सब्सटेंस है, वो इंटेंस ग्रीन फ्लोरेसेंस शो करता है डाइल्यूट अल्कली सॉल्यूशन में अगर उसको डालते हैं तो ये 3 एग्जांपल जो है वो फ्लोरेसेंस के एग्जांपल है। अभी फ्लोरेसेंस देखिए कहाँ पर इस्तेमाल होता है। Difference in the fluorescence caused by UV rays in different types of inks enable to detect forged documents। अभी कुछ डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट भी होते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम लोग फ्लोरेसेंस की वजह से चेक कर सकते हैं। रिंग वर्म जो होता है बॉडी में तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको भी हम लोग इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं फ्लोरेसेंस जो यूवी रेडिएशन की वजह से कॉज होता है। फ्लोरेसेंस जो है फास्फोरस का, देखिए फास्फोरस, फास्फोरस नाम का सब्सटेंस, एलिमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो फ्लोरेसेंस शो करता है। तो इसको यूज करते हैं फ्लोरेसेंट लैंप में। और ये जो फिनोमेनन है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनविजिबल रेडिएशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूवी रेज जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उसको हम लोग इजीली ये फ्लोरेसेंस नाम का फिनोमेनन यूज करके आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं फास्फोरेसेंस क्या होता है। देखिए, when a beam of radiation is incident on a certain substances, they emit light continuously। अब यहाँ पर देखिए, जब हम लोग लाइट रेडिएशन वहां पर गिरा रहे हैं, उसमें से कंटिन्यूअसली लाइट बाहर निकलता है। हालांकि हम लोगों ने इंसिडेंट लाइट को कट ऑफ किया होता है। तो ये जो फिनोमेनन है ये होता है डिलेड फ्लोरेसेंस, यानी फ्लोरेसेंस जैसा ही है लेकिन लेट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरेसेंस। द सब्सटेंसेस एग्जिबिटिंग द फिनोमेनन आर कॉल्ड एज फास्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। अब ये जो सब्सटेंसेस है वहां पर जो फ्लोरेसेंस दिखाते, फास्फोरेसेंस दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरेसेंट सब्सटेंसेस। ये जो फिनोमेनन है तब होता है जब ट्रांजिशन होता है फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे। इसका मतलब T1 टू S0। द फिनोमेनन इज हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहला, ये फिनोमेनन कॉज होता है चीफली बाय द अल्ट्रावायलेट एंड वायलेट रेडिएशन। देखिए यहाँ पर विजिबल की बात नहीं हुई है, यहाँ पर यूवी लाइट की जरूरत होती है। फिनोमेनन मेनली शोन बाय सॉलिड्स, वहां पर जो फ्लोरोसेंस था उसमें लिक्विड सॉलिड दोनों थे, इसमें सिर्फ सॉलिड होते हैं। मैग्नेटिक एंड डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंसेस चेंजेस आर सब्सटेंसेस आर डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर इल्यूमिनेशन। इसका मतलब इल्यूमिनेशन के पहले और इल्यूमिनेशन के बाद में ये जो फॉस्फोरेसेंस दिखाते हैं सब्सटेंसेस, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो स्पिन चेंज हुए होते हैं। The time for which light is emitted from the phosphorescent substances depend upon the nature of substance and sometimes on the temperature change। चलिए देखिए, फॉस्फोरेसेंस में टाइमिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और कितनी देर तक उसमें से लाइट बाहर निकलेगा फॉस्फोरेसेंस के फॉर्म में, वो डिपेंड करता है कौन उस सब्सटेंस का नेचर क्या है, और कभी कभी टेम्परेचर में क्या चेंजेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉस्फोरेसेंस कंटिन्यूस इवन आफ्टर द इंसिडेंट रेडिएशन इज कट ऑफ, यानी फॉस्फोरेसेंस कंटिन्यू होता है, अगर हम रेडिएशन भी कट करते हैं तो भी फॉस्फोरेसेंस कंटिन्यू चलता रहता है। एग्जाम्पल देखिए, सल्फाइड्स ऑफ जिंक, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है इनमें ये फिनोमेनन होता है। अभी देखिए फॉस्फोरेसेंस जो है फॉस्फोरस शो नहीं करता, फॉस्फोरेसेंस इज शोन बाय सल्फाइड्स। मेनी डाइज जिसको हम लोग अगर फिक्स करते हैं सुटेबल मेथड से तो उसमें से फॉस्फोरेसेंस हमको दिखता है। मिनरल जो होते हैं रूबी, इमेराल्ड, इनमें भी फॉस्फोरेसेंस होता है। अब एप्लीकेशन देखिए, लुमिनस पेंट्स अगर आपने देखे होंगे तो उसमें 2 से लेके 5% तक अल्कली क्लोराइड्स होते हैं और ट्रेसेस ऑफ हेवी मेटल सल्फाइड होते हैं। इस मिक्सचर को अगर हम लोग जनरली यूज करते हैं पेंटिंग के लिए, वॉच डायल्स के लिए, इलेक्ट्रिक वॉचेस स्विचेस के लिए और रोड साइंस के लिए जो रात में चमकते हैं, तो जो रात में चमकने वाली चीजें हैं लाइट गिरने के बाद, वो जनरली फॉस्फोरेसेंस वाली होती है। अभी हम लोग देखते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। देखिए केमिल्यूमिनेसेंस, केमी मीन्स केमिकल रिएक्शन, लिमिनेसेंस मतलब लाइट बाहर निकलना। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो चमकती हो, जिसमें से लाइट बाहर निकलता हो, उनको हम लोग बोलेंगे केमिल्यूमिनेसेंस। देखिए, सर्टेन केमिकल रिएक्शंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स विच आर
इन इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस में ऐसे प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में होंगे। अब जब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स खुद के ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो उसमें से एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो विजिबल लाइट के फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो जो फिनोमेनन होता है इमिशन ऑफ विजिबल लाइट, देखिए द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ विजिबल लाइट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग अल्कली मेटल के वेपर्स को रिएक्ट करेंगे हैलोजन के साथ या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, देखिए बेस्ट एग्जांपल है, अल्कली मेटल लेना है, उसकी वेपर लेनी है, उसको रिएक्ट करना है हैलोजन के साथ या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, तो केमिलुमिनेसेंस वहां पर ऑकर होता है, जिसमें स्पेक्ट्रम होता है अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रम मतलब क्या, तो अल्कली मेटल जब जलता है तो वो पर्टिकुलर टाइप की लाइट इमिट करता है, तो वही लाइट यहाँ पर बाहर निकलेगा। कंसिडर द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद क्लोरीन। अभी इसमें क्या होता है, देखिए सोडियम मेटल कंटेन्स मोनो एटॉमिक एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। मैकेनिज्म एज फॉलोज। सबसे पहले Na के ऊपर सिंगल Na है एटॉमिक, मोनो एटॉमिक है, उसके ऊपर Cl2 की रिएक्शन हुई तो NaCl फॉर्म हो रहा है, Cl अलग निकला। अब ये Cl जो है Na के ऊपर कंबाइन होगा तो ये NaCl बन जाएगा दूसरा। लेकिन अगर Cl अकेला लेते हैं और Na2 लेते हैं ना डायटोमिक, तो उसमें क्या होगा, Na अलग निकल जाएगा और NaCl जो है वो स्टार यानी एक्साइटेड होगा। अभी ये जो NaCl एक्साइटेड है ये फिर से Na के साथ रिएक्ट होगा, तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये एक्साइटेड स्टेट Na के ऊपर चली जाएगी। तो देखिए अभी NaCl नॉर्मल हो गया, Na के ऊपर एक्साइटेड स्टेट चली गई। अभी ये जो Na है एक्साइटेड वाला, ये रेडिएशन इमिट करेगा येलो कलर का। तो जो सोडियम वेपर लैंप्स है और मर्क्यूरी वेपर लैंप्स है यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट्स आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस। तो जैसे आपने देखा होगा रास्ते में कुछ येलो लाइट्स होते हैं, जो रास्ते में वगैरह लगे होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के तौर पर, तो उसमें सोडियम वेपर लैंप्स का इस्तेमाल होता है, उसमें यही फिनोमेनन होता है, वहां पर आपको नमक दिख जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली जब हम लोग लाइट में डालेंगे तो रिएक्ट नहीं होते हैं। हाउएवर, यानी कैसा होगा, कुछ चीजें खुद ब खुद नहीं जलती लेकिन आग लग जाने पर जल जाएगी। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है कुछ सब्सटेंसेस लाइट में रख दो तो भी रिएक्ट नहीं होते, लेकिन अगर कोई थर्ड सब्सटेंस उसमें ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट जैसा, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो जो थर्ड सब्सटेंस हम लोगों ने ऐड किया है जिसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है, एंड इटसेल्फ डजंट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। थर्ड सब्सटेंस जो हम लोगों ने डाला कैटलिस्ट की तरह ही, उसमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं आते, वो सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन में मदद करता है। It merely absorbs the light energy and then transfers it onto one of the reactants। वो क्या करता है, सिंपल तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को, और किसी एक रिएक्टेंट को वो ट्रांसफर करता है। सच a substance which when added to a reaction mixture helps to start a photochemical reaction but itself does not undergo any chemical change is called as photosensitizer and the process is called as photosensitization। इसका मतलब ऐसा सब्सटेंस जब हम लोग ऐड करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में तो उसकी वजह से फोटोकेमिकल रिएक्शन तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, केमिकल चेंजेस, उसको हम लोग बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजर, और केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। दस फोटोसेंसिटाइजर सिंपली एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब फोटोसेंसिटाइजर सिर्फ एनर्जी का कैरियर के तौर पर काम कर रहा है, वो इधर से लाइट एनर्जी लेगा और दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगा। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एग्जिस्ट इन एयर, लेकिन दोनों रिएक्ट नहीं होते इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, पिगमेंट जो है क्लोरोफिल वो फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम करता है और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करता है, तब जाके रिएक्शन होती है। जैसे CO2 + H2O की रिएक्शन हो रही है, क्लोरोफिल का कोई रोल नहीं है, क्लोरोफिल सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब करके इनकी तरफ ट्रांसफर कर रहा है, तो हमको ग्लूकोज मिल रहा है और फ्रुक्टोज मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन उसने, और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन एयर में नहीं होती है, ये सिर्फ प्लांट में होती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोसिएट जब हम उसको यूवी लाइट में रखेंगे, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग मिक्स करेंगे मर्क्यूरी वेपर के साथ और उसके बाद अगर यूवी लाइट में रखते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं। देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल खुली हवा में डिसोसिएट नहीं हुए, लेकिन उसको अगर मिक्स कर देते हैं हम लोग मर्क्यूरी वेपर के साथ तो वो क्या होता है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में डिसोसिएट होता है, जिससे हमको हाइड्रोजन एटम मिलते हैं। जैसे Hg + H न्यू दैट गिव्स Hg स्टार, मतलब Hg ने भी लाइट एब्जॉर्ब कर लिया, वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा H2 की तरफ। अभी Hg हमको नॉर्मल मिला, देखिए पहले भी नॉर्मल था बाद में भी नॉर्मल है, लेकिन H2 का कन्वर्शन 2H में हो गया। तीसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेनिल सल्फेट, जो हम लोग थोड़ी देर के पहले एक्टिनोमीटर में देख चुके हैं, विच रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। यूरेनिल सल्फेट में कोई फर्क नहीं पड़ता,
uranyl ions acts as a photosensitizer in the reaction. UO2 uh, double positive plus H न्यू दैट गिव्स UO2 डबल पॉजिटिव स्टार एक्साइटेड है। ये COOH के ऊपर अभी रिएक्ट होगा तो ये उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। ये COOH जो है ऑक्जेलिक एसिड CO2 प्लस CO प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। UO2 हमको एज इट इज मिल जाएगा। ये होते हैं एग्जांपल्स फोटोसेंसिटाइजर के। इसी के साथ हमारा फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू।